हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। क्लियर है? मोशन को किन किन तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना है ना। आपको सिर्फ ये 9th में ही खत्म नहीं हो जाएगा, इवन आपकी 11th की जो काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है, जो पूरा एक यूनिट है काइनेमेटिक्स, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, है ना। और इवन 9th में भी आपके काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इवन इसके बाद जो आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन आने वाले हैं, है ना, वो भी ग्राफिकली उसको हमने डिराइव किया है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी ये जो हमारा ग्राफ होने वाला है वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में होगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो पहला हमारा ग्राफ बनेगा वो हम ले लेते हैं व्हेन बॉडी एट रेस्ट। जब आपकी बॉडी रेस्ट में है, इट मींस आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, उस टाइम उसको हम किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। क्लियर है? चलो, तो याद रखना इसमें हमें जो टाइम वाली जो हमारी एक्सिस है, टाइम वाली, वो एक्स एक्सिस ले लेना है, एक्स एक्सिस। और जो डिस्टेंस वाला जो है आपका, उसे वाई एक्सिस ले लो। क्लियर है? अब ध्यान रखना एक चीज, टाइम और डिस्टेंस, आप जब कभी भी कोई ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बनाते समय जब आप उन फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज निकालते हो जिनके बीच में ग्राफ बना है, तो उनकी वैल्यूज निकालने का एक तरीका है, आप सीधे उस एक्सिस पे उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। यानी अगर आप टाइम वाली एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम, और अगर आप डिस्टेंस वाली एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो हम पढ़ने के जा रहे हैं रेस्ट, जिसको हम स्टेशनरी भी बोलते हैं ना, स्टेशनरी। स्टेशनरी स्टेशनरी मतलब ही होता है रेस्ट। क्लियर है? अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो याद रखना, वो बनेगा टाइम एक्सिस के पैरेलल। कैसे बनेगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल। क्लियर हुआ? अब पैरेलल क्यों बना सर, ये पैरेलल ही क्यों बन रहा है? देखो ध्यान से देखना इसको, आपका टाइम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। टाइम देखो, टाइम कौन है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। डिस्टेंस कौन है? वर्टिकल एक्सिस। तो अगर आपकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल तरफ बढ़ती है तो इट मींस आपकी टाइम की वैल्यू बढ़ रही है। अगर आपकी जो ग्राफ है वो वर्टिकल एक्सिस की तरफ बढ़ता है, इट मींस आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है। बट हम क्या देख रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे तो आपका ग्राफ फिक्स हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है ना। अब अगर हम थोड़ा नंबर्स के फॉर्म में समझ लेते हैं तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। 2 4 6 8, ठीक है। सपोज ये टाइम अगर आपका मिनट में है, मिनट में, तो यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं हम 10 20 30 एंड 40। सपोज आपका ये डिस्टेंस मीटर में। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए देन यू विल हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन इट। तो अगर हम ड्रॉ करते हैं टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो आपको मिला इतना ग्राफ जब हुआ, इट मींस आपके 2 मिनट बीत गए, 4 मिनट पास हो गए, 6 मिनट पास हो गए, 8 मिनट पास हो गए। बट जब आपका ये 2 4 6 8 मिनट पास हो रहे थे, तब डिस्टेंस को चेक कर लेते हैं, क्या डिस्टेंस बढ़ा हमारा? तो डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डालो इस पॉइंट से, किस पे आया? 40 40 अगेन, 6 मिनट पास होने के बाद भी अगेन 40, 8 मिनट पास होने के बाद भी अगेन 40। तो हम क्या देख रहे हैं, टाइम हमारा कंटिन्यूअसली पास हो रहा है, लेकिन आपका डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। अब डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस आपकी जो बॉडी है वो क्या है? रेस्ट कंडीशन में। क्या है? रेस्ट कंडीशन में। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है। ठीक है? अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि बॉडी हमेशा रेस्ट में होती है, बॉडी मूव भी करती है। अब बॉडी दो तरीके से मूव करती है, या तो वो यूनिफॉर्म मूव करे या नॉन यूनिफॉर्म मूव करे। तो दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। देखो काफी इजी होगा, है ना, कुछ भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है इसको। ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल पे हम टाइम लेते हैं हमेशा, वर्टिकल पे हमने डिस्टेंस ले लिया। अब याद रखना यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो हमेशा ओरिजिन से इस तरीके से इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, है ना, इंक्लाइंड भी और स्ट्रेट लाइन। ये इंक्लाइंड नहीं थी, ये पैरेलल था टाइम एक्सिस के साथ, ये इंक्लाइंड होगा टाइम एक्सिस के साथ। तो ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। क्लियर है? तो याद रखना हमेशा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो इस तरीके से। अब काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये क्या है, ये तो हमें याद करना पड़ेगा। तो याद नहीं करना है ना, हम इसको काफी इजीली तरीके से समझ भी सकते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो यूनिफॉर्म कहलाएगी। तो वही चीज हम देख लेते हैं, क्या वही सेम चीज यहां फॉलो हो रही है? अगर फॉलो हो रही है इट मींस ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। चलो देख लेते हैं। 0 2 4 6 8 इधर ड्रॉ कर लेते हैं। 20 40 60 एंड 80। ठीक है, अब क्या हुआ? अब सपोज मुझे कोई बोलता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देता है, दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में मुझसे वो मोशन के बारे में पता करता है कि बताओ। सपोज वो दो पर्टिकुलर पॉइंट मैंने ले लिए, ये लिया एक ए और ये लिया एक बी। इस ए बी पॉइंट के बीच में मुझे मोशन को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है और वो पूछ रहा है कि बताओ टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस कितनी कवर की, है ना। चलो अब मैंने क्या बताया था, अगर आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इट मींस आपको उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मुझे टाइम फाइंड आउट करना था, मैंने टाइम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। मुझे दूसरा टाइम फाइंड आउट करना था बी पॉइंट का, मैंने बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? अब मुझे ए पॉइंट पे डिस्टेंस का पता करना था, मैंने डिस्टेंस का पता कर लिया। ठीक है, मुझे बी पॉइंट पे डिस्टेंस का पता करना था, मैंने बी पॉइंट पे डिस्टेंस का पता कर लिया। दोनों को नाम दे देते हैं, पहली वाली को D1 दूसरी वाली को D2। पहले वाले टाइम को T1 दूसरे वाले टाइम को T2। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल के बीच की बात हो रही है ना, पूरे टाइम की बात नहीं हो रही, सिर्फ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मींस दो इवेंट के बीच का टाइम। तो हम 6 से 8 के बीच का टाइम देख लेते हैं कितना हुआ। तो अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम कैसे निकलेगा? T2 माइनस T1, और जब मैं T2 माइनस T1 करूंगा देन आई विल गेट 8 माइनस 6 दैट इज 2 आवर्स ले लेते हैं। वहीं अगर मैं डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस कितना मिलेगा? D2 माइनस D1। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 80 माइनस 60 एंड आई विल गेट 20 किलोमीटर। तो मैं क्या देख रहा हूं, 2 घंटे में 20 किलोमीटर मैंने क्या किया? कवर किया। अब अगर मैं वहीं इस ग्राफ को मैं ले लूं, सपोज इस टाइम से इस टाइम के बीच का अगर मैं देखूं, इसको नाम दे देता हूं C, इसको नाम दे देता हूं D। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कर दिया। डिस्टेंस की साइड करो, कर दिया। अब ध्यान से देखो, D का परपेंडिकुलर 40 पे, C का परपेंडिकुलर 20 पे। 40 माइनस 20, अभी किया था ना D2 माइनस D1, तो यहाँ पे करो 40 माइनस 20 देन यू विल ऑल्सो गेट 20। वही हम यहाँ पे करेंगे 4 माइनस 2 देन यू विल गेट 2। क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं, टाइम यहाँ भी कितना हो रहा है? 2 घंटे, और डिस्टेंस कितनी हो रही है? 20 किलोमीटर। टाइम यहाँ भी कितना है? 2 घंटे। देखो 6 माइनस 4 2, 60 माइनस 40 20। यहाँ भी डिस्टेंस कितना है? 20, और टाइम कितना है? 2 आवर्स। यहाँ भी देखो, ये तो हमने फाइंड आउट ही किया है, 80 माइनस 60 20, 8 माइनस 6 2। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं? टाइम उतना ही है, टाइम इंटरवल 2 का बढ़ रहा है। वहीं डिस्टेंस हम क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस जो कवरिंग हो रही है वो सेम हो रही है, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बन गया आपका ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। क्लियर है? अब हम ये यहाँ क्या क्या चीज देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो स्पीड किस तरीके से है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी है?
यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? अब जब आप यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहे हो भैया, सीधी सी बात है, आपको एक यूनिफॉर्म मोशन कवर करना है तो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही तो चलोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वही तो है। क्लियर है? अब जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहे हो तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। क्यों? चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। बट जब आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, सेम है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन इस केस में कितना होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से आपको ग्राफ करना है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा रेस्ट का, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। अब देख लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन नाम से समझ में आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो एक जैसा नहीं है। अब जो एक जैसा ही नहीं है उसको कैसे भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो यूनिफॉर्म था ना, इसलिए हमने एक जैसा ग्राफ बनाया था, इसका एक जैसा स्लोप बनाया था, है ना। चलो नॉन यूनिफॉर्म देख लेते हैं। ये था मेरा क्या? टाइम एक्सिस। ये था मेरा क्या? डिस्टेंस एक्सिस। क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बना लो इस तरीके से, ये बन गया आपका नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, कैसा भी बना लो। क्लियर है? तो आपका ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? यहाँ पे आपकी जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी। यहाँ देखो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाओगे, इधर देखो, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर देखो, टाइम आपका बढ़ गया लेकिन डिस्टेंस कम कवर की है। यहां पे देखो टाइम आपका अभी भी कम है ना। यहां पे देखो, यहां टाइम आपका बढ़ा था, डिस्टेंस कम थी। यहां पे टाइम आपका थोड़ा सा ही बढ़ा है लेकिन डिस्टेंस में अंतर देखो, डिस्टेंस में कितना अंतर आ रहा है। क्लियर है? यहां पे अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, अब ये देखो टाइम कितना बढ़ गया, वहीं आपका डिस्टेंस पे देखो, डिस्टेंस सिर्फ इतना ही बढ़ा। यानी आप देख रहे हो कहीं से भी आपका जो डिस्टेंस है या टाइम है वो यूनिफॉर्म नहीं है। पहले टाइम कम बढ़ा था, डिस्टेंस कुछ था, टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ा, डिस्टेंस और ज्यादा हो गया, टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिस्टेंस कम हो गया। यहां पे देखो इस पॉइंट पे, यहां देखो टाइम आपका सिर्फ इतना बढ़ा, डिस्टेंस आपका और ज्यादा हो गया। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली कुछ है ही नहीं इसमें, ना डिस्टेंस बढ़ रहा है यूनिफॉर्म, ना टाइम बढ़ रहा है यूनिफॉर्म, ना स्पीड तो फिर हो ही नहीं सकती यूनिफॉर्म। क्लियर हुआ? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती जाती है। कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है ना, कुछ भी प्रॉपर नहीं होता है। तो अगर आपकी कंटिन्यूअसली स्पीड चेंज हो रही है तो स्पीड कैसी हुई आपकी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है यानी आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज आ रही है, इट मींस दिस मोशन हैज एक्सेलरेशन, यानी इसमें एक्सेलरेशन होगा। इस केस में एक्सेलरेशन आपका नहीं था। यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपकी स्पीड कैसी थी? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपकी स्पीड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म, है ना। आप ट्राई भी कर सकते हो परपेंडिकुलर डाल के, जो मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। क्लियर है? कुछ भी बना सकते हो आप इसका ग्राफ, इस तरीके से बना लो या कैसे भी बना लो। तो ये सारे ग्राफ आपके किसके हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। क्लियर हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वही यूनिफॉर्म मोशन आपका नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 3 इसमें केस आते हैं, एक होता है रेस्ट, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। रेस्ट के केस में आपका जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है। वहीं अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ की बात करें तो इसमें जो हमारा जो ग्राफ बनता है वो इंक्लाइंड होता है ना, इंक्लाइंड और स्ट्रेट लाइन, किसके साथ? टाइम एक्सिस के साथ। क्लियर है? वहीं अगर हम इसकी बात करें नॉन यूनिफॉर्म, तो ये नाम से ही नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसको आप किस तरीके से भी बना सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता है क्योंकि आपकी स्पीड कैसी रहती है? सेम। वहीं अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना, राइट मारा है मैंने यहाँ पे, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्पीड कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मींस चेंज होती रहेगी, और चेंज होती रहेगी तो क्या बनाएगी? एक्सेलरेशन बनाएगी। तो क्लियर हुआ आपको? ठीक है, आगे बढ़े। एक चीज और समझते हैं इसमें, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर है? अभी हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म मोशन ही देख लेते हैं दोबारा से, थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन से ही बनते हैं ना। टाइम और ये डिस्टेंस किस तरीके से बनता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, है ना, स्ट्रेट लाइन बनता है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। चलो सपोज ये दो पॉइंट दे दिए मुझे ए और एक ये पॉइंट दे दिया बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे मोशन के बारे में बात करनी है। मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे डाल दिया दूसरा परपेंडिकुलर, दूसरे वाले को नाम दिया T2, पहले वाले को नाम दिया T1। यहाँ पे डाल दिया मैंने पहला परपेंडिकुलर, इसको नाम दिया मैंने D1, यहाँ डाल दिया मैंने दूसरा परपेंडिकुलर, इसको नाम दिया D2। क्लियर है? चलो इसको और ज्वाइन कर दो, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखो, ये पूरा एक रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल, ठीक है, जिसकी आपका जो ब्रेथ है, ये वाली जो ब्रेथ है, ये वाली जो ब्रेथ है आपकी, ये ब्रेथ इसके बराबर हुई, ए बी नाम, इसको नाम दे दिया मैंने सी। यानी आपका जो BC है, जो आपका BC पोर्शन है, वो BC किसके बराबर हुआ, D2 माइनस D1, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें AC, ये वाला जो AC, अब ध्यान से देखो, ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल में ये क्या हो गया आपका ब्रेथ। अब ध्यान से देखो, ये ब्रेथ इस AC के बराबर है, इट मींस AC को मैं क्या लिख सकता हूं, T2 माइनस T1। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये BC और EC, BC क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस, AC क्या शो कर रहा है, टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस और टाइम को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या बन जाता है, स्पीड। यानी ये जो है, ये जो स्लोप आ रहा है पूरा, है ना, ये जो ढलान आ रही है, ये ढलान आपको क्या बताती है, स्पीड। याद रखना, जब भी हम किन्हीं दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ होता है वो हमें एक थर्ड क्वांटिटी देता है, हर केस में नहीं बट मोस्ट ऑफ द केस में क्या देता है आपको, वो थर्ड क्वांटिटी। तो हमने किसके बीच में ग्राफ बनाया था, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, लेकिन ये ग्राफ किसका है, स्पीड का। क्लियर हुआ? तो याद रखना, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप किसका है, स्पीड का स्लोप है, ठीक है। और याद रखना, जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा स्पीड, स्लोप जितना ज्यादा स्पीड भी उतना ज्यादा, स्लोप जितना कम स्पीड भी उतनी कम। हालांकि इसमें एक फॉर्मूला लगता है ना, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री, बट क्योंकि अभी तुम्हारे 9th में वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है इसीलिए, बट मैं फिर भी समझा देता हूं। सपोज ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाली जो लाइन है थीटा डिग्री का एंगल बनाती है ना, थीटा डिग्री का, थीटा डिग्री। अब तुम लोगों को थीटा समझ में नहीं आ रहा होगा, ये थीटा क्या है। सपोज इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ ना, थीटा नाम नहीं दे रहा, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स, नाम दे देता हूँ एक्स डिग्री का एंगल बना, ठीक है। अब देखो 10th में आप जब पहुंचोगे 10th में, तो 10th में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो क्या बताता है हमें, ठीक है, ये tan है ना, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, अल्फा बीटा, है ना, वो काफी सारे जोक्स बनते हैं कि साला हमने इतना पढ़ लिया लेकिन आज तक नहीं समझ में आया कि साइन थीटा, अल्फा बीटा, है ना, इन सब का यूज कहाँ है। तो काफी यूज है ना, इन सब का काफी यूज होता है इन रेशियोज का। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में इनका यूज क्या है, ठीक है। तो tan x की अगर हम बात करें तो tan x का एक रेशियो होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। तो ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रहा है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से देखो, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस, तो ये क्या बन गया tan x। ये फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना, 10th में आएगा ये फॉर्मूला। अभी के लिए बस थोड़ा सा समझ लो। ऐसे साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ लिख देता हूं मैं, साइन x हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस x हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये सारे फॉर्मूलेज आप 10th में यूज करोगे। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्लोप है क्या, हवा वाली बात नहीं है। जब आप 10th में आओगे तो आपको समझ में आएगा, फिर जैसे ही आप ये स्लोप वर्ड आप 11th में सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो tan x बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम क्या देख रहे हैं भैया, परपेंडिकुलरली तो यूज हुआ था हमारा BC,
ये देखो, और बेसी तो यूज हुआ था हमारा एसी, और बीसी अपॉन एसी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम जब हमने किया था तो हमें क्या मिला था, एबी, और एबी क्या है, स्लोप, ढलान। तो ये एबी क्या है आपका, स्लोप। क्लियर हुआ? तो जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा स्पीड, जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा स्पीड, जितना कम स्लोप उतनी कम स्पीड। क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से होता है। ये एक्स क्या है, एंगल, और स्लोप कौन बताता है, एंगल ही तो बताएगा। सीधी सी चीज है, इधर देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा। ये एक लाइन है, ये इस एंगल पे मुड़ी हुई है, वही एक लाइन है इस एंगल पे मुड़ी हुई है, वही एक लाइन है इस एंगल पे, इस एंगल पे। अब ये बताओ ढलान किसकी ज्यादा है, यानी स्लोप किसका ज्यादा है? तो आंसर है स्लोप इसका ज्यादा है ना। सीधी सी बात है, इसका स्लोप कम है ना, ये एकदम खड़ी हुई ढलान है सीधे। आपने अगर यहाँ पे कुछ रखा तो फट से नीचे आ जाएगा, वहीं अगर आप यहाँ पे कुछ रखते हो तो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो स्लोप किसका ज्यादा हुआ, इसका। तो जितना एंगल ये ज्यादा होगा उतनी याद रखना स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? जितना एंगल ज्यादा होगा हॉरिजॉन्टल से, ग्राफ का जितना एंगल ज्यादा होगा उतनी ही आपकी स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ, और एक चीज और, अब काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, काफी बच्चे परेशान हो रहे होंगे, ये ग्राफ मतलब क्या है? देखो, ये ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस और टाइम का, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी पहाड़ पे चल रही है ना, मैंने ऐसे बना दिया था ऐसे, तो आपकी गाड़ी ऐसे 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 चल रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बस एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, दो क्वांटिटीज के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी हवा में चली गई, आपकी गाड़ी ऐसे चलेगी या आपकी गाड़ी वैसे चलेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी समझने की गलती भी मत करना। क्लियर हुआ? तो जितना जिसका डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि किन दोनों क्वांटिटीज की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, यहां बना देता हूं मैं आपको, मैंने ये दिया टाइम, ये दिया मैंने डिस्टेंस, ये है ए, ये है डी, ये है सी और ये है जेड। आपको सी डी ए जेड इन चारों में ये बताना है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर है? दोबारा से देख लो, सी डी ए जेड इन चारों में से किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड कम है, ये दोनों आपको बताना है कमेंट करके। जिसकी ज्यादा हो वो उसका नाम लिख देना, ए की ज्यादा है तो ए लिख देना, डी की कम है तो डी लिख देना, है ना, ऐसे करके नाम लिख देना। मैक्सिमम स्पीड डी, मिनिमम स्पीड ए, इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो ये था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। बार बार बोल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये मिस कर दिया तो 9th क्लास का मोशन चैप्टर भी मिस कर दिया और 11th क्लास का काइनेमेटिक्स का यूनिट भी पूरा मिस कर दिया। और इवन आगे जो इस चैप्टर में जो आपके इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहे हैं, अगर ये ग्राफ समझ में नहीं आए तो वो डेरिवेशन भी समझ में नहीं आएगा। और वो डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट है कि 90% केसेस में वो डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, काफी इजी है, मुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा टफ होगा। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है वो कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट करके मुझे वो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्लियर है? तो मिस नहीं करना है, पढ़ते रहना है, टाइम को यूटिलाइज करिए और मजे करते रहिए, है ना, बाहर नहीं निकलना है ना, धूप बहुत हो रही है, घोस्ट राइडर बन जाओगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।